राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार के द्वारा करवाए जा रहे जातीय जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा देखें, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई हैं, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश कर। लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ? आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी दृष्टिकोण है। अपने दल की ओर से बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अंबेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटाते, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी, ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा, आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार जन सैलाब उठेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से
कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है तो किसी की ताकत नहीं है तो उस विचार को खारिज करना। इसके साथ जुड़ा हुआ है ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं। इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी। और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लब्धोलुभाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा होगा। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ कर, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के, उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए थे उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह था ताकि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी देश में करते हैं कि किस चिट्ठी का जवाब दे, किस चिट्ठी का जवाब ना दे, किस चिट्ठी का जवाब कब दे और किस चिट्ठी पे चुपचाप बैठ जाए, कुंडली मार। ये परिपाटी, और इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, संजीदगी की फेलियर है, संवेदनशीलता के फेलियर है। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते हैं, तो भीषण रण होगा। चुनाव, दैनंदिन की राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फासला बढ़ता है, वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। शुक्रिया साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि कुछ जोड़ना चाहूंगा। 1 मिनट, आप तो माइक लेके घूमते रहते हैं हर जगह, इस सवाल पे चर्चा के लिए बहुत वक्त है। बहुजन आबादी का इतना महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो, उसके लिए पूरा समय है, जिसको जहां जैसे अनुसंधान के बाद सजा देनी हो दीजिए।
मैं एक देखिए, ये अव्वल तो क्लासरूम में हूं नहीं और वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो नंबर तो दूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप पत्रकार महोदय, आप अपनी इनकम देख लीजिए और इनकम इनइक्वालिटी का स्वरूप देख लीजिए। आय की असमानता में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, हंगर इंडेक्स पे हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, अर्बन पॉवर्टी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, ग्रामीण बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, ओवरऑल बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। उसके बाद भी अगर राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए कहने का रिवाज है, तो हम उनमें से नहीं। आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, सुबह भी बात की है इंडिविजुअली मैंने मीडिया से, लेकिन आज ब्लॉक ला रही है कास्ट सेंसस के नाम पे। नहीं, ये आप देखिए, थोड़ा टाइमलाइन मिस कर रहे हैं। 11 में हुआ 14 में प्रधानमंत्री जी आए। डेटा कलिंग में 1.5-2 साल का वक्त लगता है। आप थोड़ा गूगल करिए। मेरा सवाल था कई बार पार्लियामेंट में कि उन आंकड़ों का क्या हुआ, जैसा उदय बाबू ने कहा। उन्होंने मुझको जवाब दिया कि आंकड़े करप्ट हो गए। मैंने काउंटर सवाल किया, आंकड़े में करप्शन है या आंकने में करप्शन है, ये फर्क सवाल है। जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला किया, कोई स्ट्रेटेजी इस पर अभी तक बनाई नहीं गई, 26 में से कराना भी है क्या? नहीं, एक मिनट, पहली बात तो बता दें, सरकार बिल्कुल अगंभीर है। 27 से कट ऑफ रखा है। आप सोच रहे हैं, हम लोग 25 के जून की 9वीं तारीख में, किस बात का डिले? पूरी दुनिया में सेंसस रुक गया? नहीं, आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। जब आपने देखा कि धारा ये बलवती हो उठी है, आपने एक शब्द में काम करवाएंगे। क्या क्या करवाओगे? इस सेंसस पे विमेन रिजर्वेशन है, इस सेंसस पे कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस पे रिजर्वेशन है, क्वांटम बढ़ना, कास्ट सेंसस पे प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन है, कास्ट सेंसस पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, इससे डिलिमिटेशन है। एक बास्केट में इतनी सारी चीजें हैं और सरकार की कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, केक काटने से पहले कलेजे पे हाथ रखें और सोचें इतनी बेईमानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। साफ तौर से मनोज झा ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाया और उसके बाद केंद्र सरकार ने तेजस्वी यादव के रोल मॉडल को अपनाकर ही कहीं न कहीं पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।